मुंबई के सेशंस कोर्ट पर जहां पर 11 बजे के बाद मुंबई के 1993 के बम धमाकों के 7 आरोपियों पर, जिसमें अबू सलेम भी शामिल है, उन पर फैसला आएगा। फिलहाल अदालत के दरवाजे बंद है, लेकिन ये 11 बजे खुलेंगे। 11 बजे टाडा अदालत में, जो चौथे माले पर है इस सेशंस कोर्ट में, टाडा अदालत के जज सानप वहां बैठेंगे और 11:30 तक हमको उम्मीद है कि 7 आरोपियों पर, जो देश छोड़कर 1993 के धमाकों के बाद भाग चुके थे, उनको मुंबई लाया गया, अदालत के सामने खड़ा किया गया, कानून के सामने खड़ा किया गया, मामला चला और आखिरकार अब उन पर फैसला हो रहा है। लेकिन 1993 में जब ये धमाके हुए थे, तब मुंबई में मंजर कुछ और ही था, क्योंकि पहली बार मुंबई जैसे शहर में बम धमाके हुए थे, वो भी सीरियल बम धमाके। मुंबई एक तरीके से दहल गई थी और मुंबई में जो मंजर था वो हम सबसे पहले आपको बताते हैं। मुंबई अभी दंगों से उबरने की कोशिश कर रही थी। दहशत के चलते मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में आजकल ट्रेडिंग दोपहर 1:30 बजे बंद कर दी जाती थी, ताकि लोग शाम होने से पहले ही घर पहुंच जाए। मगर 1:30 बजने से ठीक 2 मिनट पहले अचानक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सारा शोर एक जबरदस्त धमाके धमाके के बाद जैसे ही आग और धुएं का गुबार छटा, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी नजर आई। धमाका जीजी भाई टावर्स की अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी एक कार में हुआ था। धमाके में 84 लोग मारे गए और 217 बुरी तरह से जख्मी। अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बाहर चीख पुकार जारी थी कि तभी पहले धमाके के ठीक 47 मिनट बाद मुंबई के बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके कत्था बाजार के बीचों बीच एक और धमाका होता है। धमाका बाजार में खड़े एक स्कूटर में हुआ था। इस धमाके में 5 लोग मारे गए और 6 बुरी तरह से घायल हुए। पुलिस कंट्रोल रूम में फिर घंटी बजती है। इस बार तीसरे धमाके की खबर थी। अब धमाका दादर में शिवसेना भवन के पास एक पेट्रोल पंप पर हुआ था। इस धमाके में 4 लोग मारे गए और 50 बुरी तरह से घायल। नरीमन पॉइंट पर मुंबई की शान कही जाने वाली एयर इंडिया की आलीशान इमारत में दोपहर का चौथा धमाका हो। धमाका इमारत के बाहर खड़ी एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार में हुआ था। इस धमाके में 20 लोग मारे जाते हैं। कंट्रोल रूम को फिर एक मनहूस खबर मिलती है। इस बार माहिम कॉस्वे से ब्लास्ट की खबर थी। माहिम में हुए धमाके में 3 लोग मारे गए और 6 जख्मी हुए। अगली खबर वर्ली में पासपोर्ट ऑफिस के पास से आ जाती है। यहाँ बम को एक मेन हॉल में लगाया गया था। जैसे ही बेस्ट की एक डबल डेकर बस मेन हॉल के ढक्कन के ऊपर से गुजरी, बम फट गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसमें 113 लोग मारे गए, जबकि 227 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। धमाकों की गिनती अब भी जारी थी। इसी बीच अगली दहलाने वाली खबर शहर के मशहूर जावेरी बाजार से आई। ये खबर 7वें धमाके की थी। 7 बम धमाकों की गिनती के बाद शहर के इस 5 सितारा होटल से 8वें धमाके की खबर आती है। हालांकि इस धमाके में किसी की जान नहीं गई, लेकिन होटल के कमरे में आरडीएक्स से भरे सूटकेस में हुए विस्फोट की वजह से होटल को अच्छा खासा नुकसान जरूर हुआ। इस जबरदस्त धमाके में 10 लोग मारे गए और 37 घायल हुए। शहर के हर कोने में अब सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी।
सिनेमा हॉल के बाहर हुए ब्लास्ट के ठीक 7 मिनट बाद मुंबई के पॉश जुहू इलाके में एक और 5 सितारा सेंटूर होटल में धमाका होता है। यह धमाका होटल की पार्किंग में खड़ी एक कार में हुआ था। इस धमाके में किसी की जान तो नहीं गई, अलबत्ता 3 लोग बुरी तरह से घायल जरूर हुए। तो आपने देखा 1993 में मुंबई में जो 12 जगहों पर धमाके हुए, उससे कैसे मुंबई दहल गई थी। हमारे साथ कीर्ति अजमेरा जुड़ चुकी है, जो उस वक्त उस दिन मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास खड़ी थी। कीर्ति अजमेरा हमारे साथ में है, जुड़ चुके हैं और वो उस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वहां पर मौजूद थे। और ये जो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सीरियल ब्लास्ट हुए थे, कैसा मंजर था, वो हम जानेंगे कीर्ति अजमेरा से। कीर्ति, आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में थे उस वक्त पे, और जिस तरीके से धमाका हुआ एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी। मुंबई जैसे शहर में इतने बड़े पैमाने पर बम धमाके होना, ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आप खुद भुक्तभोगी है उस धमाके के, उस हमले के। किस तरीके का मंजर था उस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और आसपास के इलाके में? जब 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तभी 1:20 को मैं जस्ट उधर से पास हो रहा था, और जैसा ही स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में एंटर होना था, इसके पहले बहुत ही बड़ा आवाज़ आया और एक धमाका हुआ। उसमें मैंने उधर का जो मंजर देखा, बाद में 10 मिनट तक तो मैं बेहोश था। 10 मिनट के बाद होश आया, तभी मैंने देखा आजू बाजू का मंजर, तो हज़ारों लोग नीचे रोड के ऊपर ही गिरे हुए थे। ये भले टीवी चैनल्स में 100 लोग मरे वगैरह आते हैं, मगर मेरे सामने कम से कम 500-600 लोग से ज़्यादा लोग मरे हुए उधर पड़े थे। हज़ारों लोगों का हाथ पांव काटा हुआ पड़ा था, धड़ काटा हुआ पड़ा था, और ब्लड की नदी है ऐसा माहौल था, और कांच का बारिश जैसा माहौल था। इतने सारे कांच और सारे लोग पड़े थे और कोई बचाने वाला उधर नहीं था। और वो समय पे मैंने मेरा खुद का देखा तो मेरा राइट हैंड 95% निकल चुका था। ये जो राइट साइड का जो फेस है वो पूरा फट चुका था, कान नीचे आ गए थे और रिब्स टूट गई थी, अंदर के लंग्स फट गए थे, और पूरा ब्लड निकल चुका था। शायद 2 लीटर ब्लड उसके अंदर में था, ऐसा लग रहा था। और हीमोग्लोबिन पॉइंट जो था वो 4 पॉइंट के आसपास आ गया था, एकदम वाइट फेस और टंग हो गया था। ऐसे माहौल में कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि सबको लगता था कि शायद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग भी गिर सकता है, ऐसा माहौल था। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई के शहर इलाके में आता है, फोर्ट इलाके में आता है, उसके पास में एयर इंडिया की बिल्डिंग के पास भी ये धमाका हुआ था। एक के बाद एक ये धमाके होते गए। आपके कई दोस्त वहां पर काम करते होंगे, आपकी कोई पहचान के लोग जो रोज आपसे जिनका सरोकार होता होगा, वो वहां पर काम करते थे। क्या उनमें से किसी को ऐसी चोट पहुंची जो आप आज तक नहीं भूल पाए हैं? आप खुद तो भुक्तभोगी है ही, लेकिन उसके साथ में आपके कोई परिजन जो इसमें विक्टिम हो चुके हैं? मेरा फ्रेंड था जो डेली हम लोग मिलते थे, उनको भी बहुत कांच वगैरह लगे थे, मगर मेरे जितनी इंजरी उसको नहीं हुई थी, मगर बहुत सारे ग्लासेस वगैरह उनको भी लगे थे, और 1-2 साल के अंदर में शायद वो ठीक हो गए थे। मगर मेरा तो अभी तक बॉडी के अंदर में 100-200 ग्लास के ऊपर ग्लास बॉडी में, और अभी तक ऑपरेशन जारी है। कीर्ति, लगातार आप देख रहे हैं कि 24 साल हो चुके हैं। एक फैसला 2007 में आया जिसमें 100 लोगों को दोषी करार दिया गया। अब 7 लोग जो मुंबई और देश छोड़कर भाग चुके थे, उनको यहां पर लाया गया है और उनके बारे में फैसला आएगा। अभी भी कुछ लोग फरार है, जिसमें दाऊद इब्राहिम है या टाइगर मेमन है, जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है। 24 साल का इंतजार आपको करना पड़ रहा है। किस तरीके के फैसले की आप उम्मीद रखते हैं, और कितने जल्द इस पर अमल हो, इसकी भी आप उम्मीद रखते हैं? मेरे हिसाब से जस्टिस डिले इज डिनाइड जैसा हो जाता है। 24 साल तक आप कोई भी एक एक्यूज को अंदर रखते हो, उसके बाद अगर हम लोग उनको सज़ा सुनाते हैं तो इसका इतना मायना नहीं रखता है। मगर फिर भी
जो हुआ और उनका फाइनल वर्डिक आज हो जाता है। अभी डेट नहीं गिरना चाहिए, आज फाइनल वर्डिक हो ही जाना चाहिए और उसको फांसी की सज़ा ही सुनानी चाहिए, क्योंकि अगर उसको लाइफ सेंटेंस देंगे अपन तो उसका कोई मतलब नहीं। जैसे कसाब को रखा था, उसके पीछे खर्चा करो, सिक्योरिटी करो, ये सारे खर्चे अपने को देश के ऊपर और देश के नागरिक के जरिए ही किया जाता है। इससे अच्छा हम तो ऐसे बोलते हैं कि वो लोगों को फांसी की सज़ा सुना के उसका फैसला करके पूरा करो और उनके पीछे जो खर्चा बचता है, आज हमारे जैसे विक्टिम्स है जो आज तक 1 रुपया गवर्नमेंट की ओर से कंपेंसेशन के तौर पे मिला नहीं है, उनको देना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। इवन मैं तो न्यायालय को भी बोलता हूँ कि आज तक कभी भी उन्होंने कभी गवर्नमेंट को डायरेक्शन क्यों नहीं दिया कि भाई जो विक्टिम्स है उनके बारे में आज तक कोई सोच क्यों नहीं रहा है। न तो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के सोच रहे हैं, न तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के सोच रहे हैं। आज 24 साल हो गए, समझो कि ये एक्यूज जो है उनका तो आज फाइनल जो भी होगा वो हो जाएगा, मगर हमारे अंदर में जो आज पे ग्लासेस है और अभी तक जो कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है उसके बारे में कौन करेगा, उसके बारे में सोचना चाहिए और आपको भी, मीडिया को भी इसके बारे में गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। जी जी, तो कीर्ति अजमेरा कह रहे हैं कि 24 साल बीत चुके हैं, फैसले लगातार आ रहे हैं, ये दूसरा फैसला आ जाएगा, लेकिन अब तक कॉम्पनसेशन जो विक्टिम्स हैं वो उनको नहीं मिल पाया है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की नागरिकों की सुरक्षा की, वो सरकार पूरी तरीके से नहीं निभा पाई, उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन कोई कॉम्पनसेशन नहीं। हमारे साथ आर.के. गौर भी जुड़ चुके हैं, जो वरिष्ठ वकील है दिल्ली के स्टूडियो से। गौर साहब, ये जो फैसला आएगा, जो उज्ज्वल निकम पहले कह चुके हैं कि एक अहम चीज होगी कि एक ट्रायल खत्म होने के बाद भी उसका एविडेंस दूसरे ट्रायल में उसी मामले से जुड़े इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब भी जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले के, क्योंकि कई आरोपियों ने यह बात कही है कि मुख्य आरोपी उनके हाथ से छूट गए, इसके लिए हमको यह सजा दी जा रही है। यह बात याकूब मेमन ने कही, मुस्तफा डोसा जो इसमें शामिल है उन्होंने ये बात कही। ये जो बार बार इस्तेमाल किया गया, क्या अभी भी सरकार का या भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज का ये फेलियर माना जाएगा कि मुख्य आरोपियों को कानून के सामने ला खड़ा करने में वो कामयाब नहीं हो पाए 24 साल गुजरने के बाद भी? देखिए, बातें होती रही हैं, ग्राउंड पर कोई बहुत कॉन्क्रीट स्टेप होता दिखा नहीं है। सो मच सो, अगर आप देखें कि ये 93 का वाकया है और आज इतने वर्षों के बाद भी भारत सरकार ने क्या गंभीर प्रयास किए दाऊद को वापस लाने के लिए, आपके मेरे सबके सामने है। मेरे को नहीं दिखता कि कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स आज तक लिए गए हैं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है कि जो मुख्य आरोपी है वो बाहर है, पर ये जितने आरोपी जिनको सजा हुई या जिनके बारे में आज फैसला आना है, ये अपने आप को इस बात से बचा नहीं सकते कि मुख्य आरोपी बाहर है इसलिए हमें सजा ना हो या हमें ट्रायल में ना लिया जाए। ये वही अब्दुल मेमन है, ये वही मेमन के ट्रायल में आए हैं अबू सलेम, जो दुबई भाग गए। आप अगर इतने इनोसेंट थे तो दुबई क्यों भागे? आप इतने इनोसेंट थे तो पुर्तगाल क्यों भागे? पुर्तगाल चले गए तो वहां जाके एक्स्ट्राडिशन कोर्ट में उतनी सारी प्लीडिंग्स क्यों की? सो मच सो कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट में इस ट्रायल के में जो चार्जेस फ्रेम किए गए उसमें भी इन्होंने डिले करने का प्रयास किया। तो ये अपने आप को इस जिम्मेदारी से नहीं बचा सकते। और दूसरी बात, अबू सलेम ने खुद कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है, अपना रोल खुद एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे वो हथियार। जी गौर साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। अबू सलेम ने एक लंबा बयान दिया था, उस स्टेटमेंट के तहत, क्योंकि टाड़ा में ये एक बड़ी अहम बात है कि जो अक्यूज्ड है उनका स्टेटमेंट एक एविडेंस माना जाता है, हालांकि उसका कोरैबोरेट भी करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन को। गौर साहब, और भी इसमें जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारी ये लाइव कवरेज 1993 के बम धमाकों को लेकर लगातार जारी रहेगी 11 बजे के बाद। तो 1993 बम धमाकों का फैसला 11 बजे के बाद कभी भी आ सकता है। हम सेशंस कोर्ट से लगातार आपको लाइव कवरेज दे रहे हैं कि किस तरीके से ये फैसले का इंतजार मुंबई के साथ पूरे देश को है। और उसमें एक अहम बात रहेगी, क्योंकि अबू सलेम जो पहला एक्स्ट्राडिशन हुआ मुंबई में पुर्तगाल से, आज उनके भविष्य का फैसला इस मामले में होने वाला है। अबू सलेम ने हालांकि टाड़ा अदालत में टाड़ा के तहत एक इकबालिया बयान दिया था और उससे
पुराने बम धमाकों से के तार थोड़े जुड़ चुके थे। हमारे साथ विद्या है, उन्होंने ये स्टेटमेंट देखा हुआ है। विद्या, किस तरीके का बयान था टाड़ा के तहत अबू सलेम का रिकॉर्ड किया गया था और क्या बातें उसमें उन्होंने की? सलीम ने बहुत सारी बातें कही थी कि किस तरह से उसने भरूच से वो सारा जो सामान है जो कि उसको दिया गया था वो लेके आया था। वो अनीस इब्राहिम का पूरा सामान था। उसने ये बताया कयूम और अनीस इब्राहिम दोनों उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने सामान भेजा था। वो सारे एमिनेशन थे और वो किस तरह से एक अजीज भाई थे जो दरअसल सिल्वर की स्मगलिंग का काम करते थे और उसका कहना है कि मुझे ये नहीं पता था कि आर्म्स की स्मगलिंग हो रही है, मुझे सिर्फ ये पता था कि सिल्वर की स्मगलिंग के लिए मुझे जाया जा रहा है। और उसके बाद वो किस तरह से संजय दत्त के घर पे गया था पाली हिल में, वहां पर उसको संजय दत्त को एक कांस्टेबल भी था, वहां पे पुलिस ऑफिसर भी था, उसको वहां पे संजय दत्त जाने को बोलता है कि तुम आगे चले जाओ और वहां पर तुम वहां पर ये सामान खोल के देखते हैं वो AK-47 राइफल जिसका जिक्र उज्जवल निकम भी कर रहे थे। संक्षेप में जानना चाहेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश की कॉन्स्पिरेसी से, उन पर कॉन्स्पिरेसी का भी आरोप है, वो अपने आप को कॉन्स्पिरेसी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि बम धमाकों के लिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये धमाकों के कॉन्स्पिरेसी के पहले ये सामान मुंबई पहुंच चुका था। प्रोसिक्यूशन के लिए कितना अहम रहेगा ये कॉन्स्पिरेसी साबित करना अबू सलेम के? दरअसल अगर आप देखें कॉन्स्पिरेसी जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो आप वहां अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं होता है तो भी कॉन्स्पिरेसी अपने आप में बहुत कुछ एस्टैब्लिश कर देता है जब आप उसके आगे के कुछ और तारों को जोड़ें तो। और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का साफ कहना है कि वो मीटिंग्स भी अटेंड की थी उसने और इस वजह से ये पूरे कॉन्स्पिरेसी में भी इन्वॉल्व था। जी, तो सलेम पर कोशिश रहेगी प्रोसिक्यूशन की कि वो किस तरीके से मुंबई बम धमाकों की कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे ये साबित करने की, और ये सबसे बड़ी चुनौती होगी और ये पता चल पाएगा कि क्या कॉन्स्पिरेसी में भी अबू सलेम को दोषी करार दिया गया है या नहीं। हमारी ये लगातार कवरेज चल रही है मुंबई के 1993 के बम धमाकों को लेकर। अब यहाँ पर मुंबई के सेशंस कोर्ट में चहल पहल शुरू हो चुकी है और चौथे माले पर जो टाड़ा अदालत है वहां पर यह फैसला होगा। जो जज सानप वो 11 बजे इस अदालत में पहुंचेंगे और उसके बाद फैसला सुनाना शुरू करेंगे। 7 आरोपियों के खिलाफ, जिसमें अबू सलेम भी शामिल है, जिन पर अलग अलग आरोप है। कॉन्स्पिरेसी का आरोप है, जो आर्म्स और एम्यूनिशन है उनको, उसके लैंडिंग का और उनको मुंबई ले आने का आरोप है, उसको सप्लाई करने का आरोप है, उसमें शामिल होने का आरोप है, ट्रेनिंग के लिए मदद करने का आरोप है। अलग अलग आरोपों में से कौन से आरोपों पर यह सजा सुनाई जाती है वो देखना अहम होगा। दूसरी एक अहम कड़ी इस फैसले की होगी कि ये 7 आरोपी जो है वो बम धमाकों के बाद मुंबई छोड़कर, देश छोड़कर दुबई या पाकिस्तान जा चुके थे और उसके बाद उनको देश लाने में यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज कामयाब रही है। इसी के मद्देनजर ये फैसला काफी अहम रहेगा। हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। 11 के बाद उम्मीद कीजिएगा कि मुंबई के बम धमाकों को लेकर ये फैसला आ सकता है। बने रहिए आज तक के साथ, हमारी लाइव कवरेज इसी तरह जारी रहेगी।